हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी का जो हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 5 लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से मैकेनिकल के इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम में, इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ड्रिलिंग बोलते हैं। इसमें ड्रिल बिट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक हाई आरपीएम में रोटेट होता है ड्रिल बिट, ठीक है। उसके मदद से ड्रिलिंग करते हैं। तो ये कौन सा कटिंग है? ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग, सिंपल कटिंग या यूनिफॉर्म कटिंग? तो ड्रिलिंग जो है वो एग्जाम्पल किसका है? वो है ऑब्लिक कटिंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग, क्या बोल रहा है कि जो कटिंग टूल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा टूल है, ठीक है, कुछ इस तरह ये टूल है और इसका जो एज है वो डल हो गया है, मतलब ये पूरा फाइंस ना होकर के यहाँ पे डल हो गया है। अगर वो डल हो गया तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। कंटिन्यूस चिप्स बनेगा, डिसकंटिन्यूस चिप्स बनेगा, या कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्टअप एज बनेगा, जिसे कि शॉर्ट में सीधा सीधा बी यू ई दे देता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्टअप एज बोले या बी यू ई बोले एक ही बात है। या नो चिप्स आर फॉर्म, तो जब कटिंग टूल जो है वो डल हो जाएगा तो उस केस में जो है कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्टअप एज आर फॉर्म होगा, ठीक है। कंटिन्यूस चिप्स देखिए कुछ इस तरह होता है, ये आपका किस में बनता है? माइल्ड स्टील में। डिसकंटिन्यूस चिप्स किस में बनता है? कास्ट आयरन में। कंटिन्यूस चिप्स विद माइल्ड में ये बिल्टअप एज वो भी सेम में बनेगा जिसमें कंटिन्यूस चिप्स बनेगा, ठीक है। ये आपके कुछ चिप्स के प्रकार है जो आप ड्राइंग को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि कास्ट आयरन ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस, अभी मैंने आपको बताया कास्ट आयरन किस में बनता है, ये बनता है आपका डिसकंटिन्यूस चिप्स में। और डिसकंटिन्यूस चिप्स को ही एक और नाम है, काफ़ी काफ़ी बार पॉपुलर है और एसएससी इस तरह के क्वेश्चन को घुमा के पूछने के लिए बहुत पॉपुलर है। तो इसका नाम है क्या? सेगमेंटल, ठीक है, सेगमेंटल चिप्स को बोलते हैं। डिसकंटिन्यूस को सेगमेंटल चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप गलत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडली हैव जीरो रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल या पॉइंट एंगल। तो सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल जो है वो आइडली कितना होना चाहिए? उसमें रैक एंगल जीरो होना चाहिए। रैक एंगल कितना? 0 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द कटिंग टूल इन अ मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन स्पिंडल, आर्बर, कॉलम या नी। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम आर्बर, ठीक है। और ये आर्बर के अंदर में ही यहाँ पे आपका ड्रिल का जो बिट है वो लगाया जाता है, ठीक है। फिर ये ड्रिल होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो कटिंग टूल जो है वो किस में माउंटेड होता है? आर्बर में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जाम में कैसे आता है? डायरेक्ट। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आपका सीधा 1 नंबर पक्का, नहीं पता तो सीधा 1 नंबर गया, ठीक है। तो 1 जूल बताना है। 1 जूल कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर, 1 किलो न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड या 10 किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट 7 क्वेश्चन क्या है कि द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस होज इवापोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट। कंप्लीट बोल रहा है तो उस केस में क्या होगा? वेपर जो है वो पार्शियल होता है, परफेक्ट गैस जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि एन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, जूल साइकिल या स्टिर्लिंग साइकिल। तो ओपन साइकिल गैस टर्बाइन किस पे काम करता है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है आपका जूल साइकिल का, ठीक है। जूल साइकिल का ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है। आप इसका डायग्राम देख के समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि द गैस टर्बाइन साइकिल विथ रीजनरेटर इम्प्रूव थर्मल इफिशियंसी, वर्क रेशियो, अवॉइड पॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। क्या होता है कि गैस टर्बाइन का जो साइकिल है अगर उसमें रीजनरेटर डाल दिया जाए तो वो थर्मल इफिशियंसी को बढ़ा देगा, यानी कि थर्मल इफिशियंसी जो कि परसेंटेज में निकाली जाती है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। आपको ये तो पता है कि कोल का एंथ्रासाइट जो कोल होता है उसका क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल एंथ्रासाइट कोल को ही बोला जाता है। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर कोई कोल बिल्कुल काला हो, ठीक है, मतलब काला है मतलब उसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है।
ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू किस में रहती है, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा रहती है। और अगर पूछे कितना रहता है तो वो क्या रहेगा, 33,000। ठीक है, वैल्यू इसके आसपास हो सकता है, 32,500 टू 33,000 रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टर्बाइन ब्लेड्स आर स्ट्रेट, सर्कुलर या कर्व। तो ये आप डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं कि टर्बाइन का जो ब्लेड है वो कर्व है, यानी कि कर्व बोले या बेंड बोले। ठीक है, दोनों ही केस में सेम आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पार्शन टर्बाइन इज अ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन, सिंपल रिएक्शन टर्बाइन, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन या नन ऑफ दिस। तो पार्शन टर्बाइन क्या है, पार्सन टर्बाइन इज अ जस्ट अ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन है। ठीक है, तो ये पार्सन टर्बाइन का डायग्राम है। पार्सन डायग्राम 50% रिएक्शन टर्बाइन भी होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको सिंपल रिएक्शन टर्बाइन बोलेंगे तो वो भी गलत, वो नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द वैल्यू ऑफ द रीहीट फैक्टर वेरी फ्रॉम। रीहीट फैक्टर की वैल्यू बिल्कुल सेम है, 1.02 टू 0.6, 1.08 टू 1.10, 1.2 टू 1.6 या 1.6 टू 2। तो रीहीट फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो 1.02 से 1.06 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि स्टीम इंटर द नोजल एट। अभी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए कि जब इस नोजल जो है ना, नोजल कैसा होता है, कुछ इस तरह लाइक दिस। ये इंट्रेंस है, यहाँ पे इंटर होगा, यहाँ से एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, नोजल इसी शेप में रहता है ना, और इस शेप को कौन सा शेप बोलते हैं, कन्वर्जेंट शेप बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट यहाँ पे बोल रहा है कि स्टीम एंटर एट द नोजल, यहाँ पे जो इंट्रेंस वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, लो वेलोसिटी रहता है, या हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर लो वेलोसिटी, या लो प्रेशर हाई वेलोसिटी। तो इंटर के टाइम में क्या रहता है, इंटर के टाइम में जो वेलोसिटी रहता है वो लो रहता है, क्योंकि वेलोसिटी कब हाई होता है, जब एग्जिट होता है तो नोजल की वेलोसिटी हाई रहती है। तो लो प्रेशर एंट्री में क्या रहता है, हाई प्रेशर लो वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर वही बोले कि एग्जिट में क्या रहता है, तो एग्जिट में प्रेशर जो है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि प्रेशर कम हो जाता है और वेलोसिटी हाई हो जाता है। तो लो प्रेशर हाई वेलोसिटी ये आपका एग्जिट के लिए है और ये आपका इनलेट के लिए है। ठीक है, आई होप कि आप पूरा नोजल समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द डिफरेंस ऑफ सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर एट द प्रेशर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सुपर हीट, डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग या नन ऑफ दिस। तो ये डिफरेंस यानी कि माइनस। ठीक है, तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कॉइल इन अ रेफ्रिजरेटर इंक्रीज हीट ट्रांसफर, इम्प्रूव COP, इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन या रिड्यूस पावर ट्रांसमिशन। क्या होता है फ्रॉस्ट, मतलब क्या है, फ्रॉस्ट बोलते हैं आपके आइस को। जो आइस के क्यूब्स होते हैं, अगर वो आपके कॉइल के ऊपर में लग जाए, एसी में या रेफ्रिजरेटर में जो कंडेंसर का कॉइल होता है उसके आसपास अगर इस तरह से बर्फ़ जम जाए तो उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो वो फ्रॉस्ट क्या करता है, आपका जो पावर कंजप्शन है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि ये एक सही चीज़ नहीं है फ्रॉस्ट का होना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी कि माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन या डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो उसको बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेरे इस वीडियो का सबसे VVIP क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए कि एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड, इन दोनों जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ होता है, वाटर 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 लिथियम ब्रोमाइड, अमोनिया लिथियम ब्रोमाइड या अमोनिया वाटर। तो आपको बताना है एक्वा अमोनिया में कौन और लिथियम ब्रोमाइड में कौन। तो जो एक्वा अमोनिया है, एक्वा अमोनिया में जो यूज़ होता है वो होता है अमोनिया। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक्वा अमोनिया मतलब अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। ठीक है, वहीं लिथियम ब्रोमाइड जो यूज़ होता है वो होता है वाटर, तो वाटर का क्या है, H2O। तो लिथियम एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड दोनों में जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो अमोनिया और वाटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट इज हायर इन विंटर दैन इन समर, लोअर इन विंटर दैन इन समर, सेम इन विंटर एंड समर या नॉट डिपेंडेंट ऑन सीजन। तो ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए वो विंटर में लो हो जाता है, क्योंकि विंटर में ऑलरेडी बाहर में कूल रहता है, इस वजह से लोअर इन विंटर दैन इन समर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि थर्मल डिफ्यूजिविटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस या डायमेंशनलेस नंबर या ऑल ऑफ दिस। तो आप ऑल ऑफ दिस देख के टिक नहीं करना, क्योंकि हर बार ऑल ऑफ दिस जो होता है वो सही नहीं होता है। ठीक है,
थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टाइप ऑफ द सरफेस या ऑल ऑफ दिस। तो रेडिएशन जो है किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे करता है, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर पे करता है, ये भी सही है। तो सरफेस कौन सा टाइप का सरफेस है उस पर करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द फ्रिक्शनल पावर इज गिवन बाई, फ्रिक्शनल पावर मतलब क्या होता है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिकेटेड पावर क्या है, जो इंजन के सिलेंडर के अंदर में बन रहा है। ब्रेक पावर क्या है, जो उसके क्रैंकशाफ्ट में आ रहा है। ठीक है, यही दोनों पावर अलग अलग होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। 6:10 जो होता है वो किसका होता है, एसआई इंजन का। ये आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो और डीजल इंजन का, यानी कि 15:25 और सीआई इंजन, या जिसको कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल इंजन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सुपर चार्जिंग इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट ऑन द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। तो जो सुपर चार्जिंग होता है वो किससे होता है, सुपर चार्जर से होता है। ये क्या है, आपका सुपर चार्जर है। ठीक है, तो सुपर चार्जर की मदद से जो पावर डेवलप होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर आप इंजन में सुपर चार्जर का यूज़ करेंगे तो जो इंजन है वो ज़्यादा पावर देगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द कलर ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम द डीजल इंजन इज जनरली वाइट, ब्लूश, ब्लैक या वॉयलेंट। आपको ये बताना है कि जो एग्जॉस्ट होता है डीजल इंजन में, जो गाड़ी जब चलती है तो आप देखता होगा ट्रक के पीछे कि जो काला काला धुआं निकलता है, तो उसका कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो ब्लैक क्यों आता है, अगर आपको ये रीज़न पूछना हो तो ब्लैक कब आता है। देखिए, जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो दो रीज़न रहता है, पहला एयर, दूसरा फ्यूल। अगर एयर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, एयर ज़्यादा है तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, जो स्मोक निकलेगा वो वाइट निकलेगा। अगर फ्यूल ज़्यादा है तो ब्लैक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो फ्यूल बर्न नहीं होता, इस वजह से वो ब्लैक हो जाता है, और एयर ज़्यादा बर्न हो जाता है, इस वजह से वाइट हो जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्यू फॉर यू है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। और आपको एक और काम करना है कि आपके इस टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, आप मुझे ईमानदारी से पूरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा ताकि मैं पता कर सकूं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो मैक्सिमम प्रोपल्सिव इफिशिएंसी ऑफ अ टर्बोजेट इंजन 1000 किलोमीटर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर, 2400 किलोमीटर पर आवर या 3000 किलोमीटर पर आवर। ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। फिर अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।